जय श्रीमन नारायण। त्रिकाल ज्योतिष और पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। त्रिकाल ज्योतिष और पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र अभी एक YouTube चैनल शुरू करने जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से मेरे आत्मीय बंधुओं आपको ज्योतिष, आध्यात्म और अनेक प्रकार की जो साधनाएं हैं या अनेक प्रकार की जो विधाएं हैं जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो, आनंदित हो, उसके बारे में वैज्ञानिक और सटीक अनुभव पे आधारित पे एक अच्छी सी जानकारी आपको तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं, समय सदा ही परिवर्तनशील है, काल चक्र नित्य सक्रिय है। इस काल चक्र ने इस धरा पर मनुष्य जीवन के न जाने कितने ही उत्थान और पतन देखे हैं। मनुष्य अपनी मस्तिष्क की सचेतना के बल पर जो कुछ तत्व किसी न किसी रूप में संग्रहित कर लेता है, वही तत्व आने वाले समय में इतिहास कहलाते हैं। इतिहास की हम अगर बात करें तो सबसे जो पुरातन जो हमारे पास जो शास्त्र है वो है 4 वेद। और वेदों में ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। और जब तक ज्योतिष की जानकारी नहीं होगी तो ना आप वेदों को जान सकते हैं, ना आप आयुर्वेद को जान सकते हैं, ना आप योग को जान सकते हैं। जो ज्योतिष जो है तो मूल जीवन का, मूल प्रकृति का एक आधार है। ज्योति जमा ईश, ज्योतिष ईश्वर की वो दिव्य ज्ञान रूपी ज्योति जिसके द्वारा हम इस संसार में घटने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं को जान सकें, उनका विवेचन कर सकें, जो कि भूतकाल में घट चुकी हैं, वर्तमान में घट रही हैं और भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में कुछ अंदाजा सा या उसके बारे में थोड़ा दृष्टांत दिया जा सके, जाना जा सके। ऐसी जो दिव्य जो ज्योति रूपी जो विद्या है उसको ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के द्वारा हम मनुष्य जीवन में पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसके बारे में पता लगता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, आने वाला जीवन है, वो पिछले जीवन के जो हमने कर्म किए हैं उनको भुगतने के लिए हम संसार में आए हैं। ये हम यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं और उनको भोगने के लिए आए हैं। तो हमने पिछले जन्म में क्या सत असत कर्म किए हैं और उन सत असत कर्मों को हमने कैसे कैसे किस प्रकार से भोगना है, और उन सत कर्मों के कारण हमारे अंदर एक परंपरागत एक हमारा स्वभाव बनता है। और उस स्वभाव के अनुसार सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तीनों प्रकार का स्वभाव बनता है। और उस स्वभाव के अनुसार ही हमारा जो संगति है, हमारे जो साथी है, हमारे जो मित्र इष्ट लोग हैं जिनसे मिलते हैं वो बनते हैं। उसी प्रकार हमारे विचार बनते हैं, विचार बनने से सोच बनती है और सोच बनने से उसी प्रकार के हम कर्म करते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष के द्वारा मनुष्य के जो स्वभाव है, उसके जो प्लस माइनस है, जो अच्छे जो गुण हैं, जो खराब गुण हैं, उन दोनों को जान करके अपने जो सामने हमारे आए हैं उनको बताया जा सके। और जो आने वाला समय है वो अच्छा है या थोड़ा खराब है या सम है, ये जाना जा सके और उसको समझाया जा सके कि जी इसमें आपका नाला समय अभी थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा सम सा है, ताकि आदमी अपने जीवन में आगे समुचित उपाय करके उसका लाभ ले सके। आदमी, मनुष्य आदिकाल से ही जिज्ञासु रहा है। प्रकृति में कभी उन्होंने देखा होना कि आकाश में एक तारा निकलता है, बहुत बड़ा प्रकाश पुंज, जिससे पूरी धरती पे प्रकाश छा जाता है और वो धीरे धीरे करके तो ऊपर आता है, फिर पश्चिम में जा कर के अस्त हो जाता है, सुबह फिर निकलता है।
इसी प्रकार रात को एक प्रकाश पिंड चांद जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक दिन आकर के ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा बढ़ना शुरू होता है, फिर पूर्ण रूप में आ जाता है। इस प्रकार जब प्रकृति में उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार की जो बदलाव थे प्रकृति के, वो देखें। एक छोटा सा बीज धरती में गिरता है, धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे कर बड़ा पेड़ बनता है, उसमें फल फूल सब लगते हैं, पत्ते लगते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि अनेक प्रकार के जीव जंतु देखता है, कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि अनन्य प्रकार की योनि हैं, हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनि हैं। इस प्रकार से वो जब देखता है वो, तो वो आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा क्यों, कहाँ से कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन मनुष्य ने अपनी मस्तिष्क की चेतना के बल पर धीरे धीरे, जब कभी पाषाण युग होना, मनुष्य जंगलों में रहता होना, गुफाओं में रहता होना, धीरे धीरे करके आगे उन्नति का स्तर चलता चला गया और मनुष्य ने धीरे धीरे करके उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू किया। और हमारे ऋषि मुनियों ने योग साधना के बल पर प्रकृति के रहस्य को जानने की कोशिश की और उनको प्रकृति रहस्य को जाना। इसी प्रकार उन्होंने जो ग्रह नक्षत्र आदि है, इनकी गति स्थिति को जानने की कोशिश की और उनको जाना। अब देखिए, आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों की गति स्थिति और उनकी दूरी सब बता दी थी, जो कि आज जबकि ये एस्ट्रोनॉमी का ज़माना है, लोगों ने वैज्ञानिक ने इतनी उन्नति कर ली है कि अब वैज्ञानिक आधार पर उनकी जो दूरी है बिल्कुल एग्जैक्ट वही पाई गई है जो उस वक्त उन्होंने बताई थी। तो उसमें ऋषि मुनियों ने कहा है कि ज्योतिष के जो मूल जो रहे हैं हमारे ज्योतिष के, वो सबसे पहले ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनके मानस पुत्र श्री नारद जी को दिया। नारद जी से सूर्य भगवान जी को, सूर्य भगवान जी से हनुमान जी को, और इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों को इसकी प्राप्ति हुई। ज्योतिष का एक सबसे जो आज के समय में बहुत से शास्त्र तो हमारे किसी कारण से मुगलों के टाइम में, कुछ अंग्रेजों के टाइम में हमारे काफ़ी जो शास्त्र है वो धीरे धीरे करके लुप्त होते चले गए, गुम होते चले गए, कुछ नष्ट कर दिए गए। लेकिन फिर भी जो आज हमारे सामने उपलब्ध है शास्त्र, उनमें पराष्ट्रीय सिद्धांत मुझे लगा कि सबसे अच्छा एक वैदिक जो ज्योतिष है उसके बारे में है। उसी बेस पे आगे सारा जो खोज है वो अभी भी चल रही है, हो रही है, और इसमें बहुत खोज करने की ज़रूरत भी है। तो मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं, ऋषि पराशर जी को उनके शिष्य ऋषि मैत्री जी पूछते हैं कि भगवान, इस संसार में की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार ये ग्रह नक्षत्र आदि इस संसार के चराचर जीवों को और प्राणियों को और संसार में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तो ऋषि पराशर जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक कृष्ण मुख है जिसको आज के साइंस में ब्लैक होल बोलते हैं। उस कृष्ण मुख से, उस ब्लैक होल से एक तारा बाहर निकलता है। बाहर आकर के वो अपना प्रकाश बढ़ाता है, प्रकाश से उसका तापमान बढ़ता है और धीरे धीरे करके उसमें से एक पिंड टूटते हैं। वो पिंड टूट करके उन सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और उन पिंडों में से भी पिंड टूटते हैं जो उनके चारों तरफ घूमते हैं। इस प्रकार से एक सौर परिवार पूरा का पूरा बनता है। जैसे हमारा सौर परिवार है, इसमें सूर्य हमारा मूल जो ग्रह है, और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं वो जैसे पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है। इस प्रकार से ये ग्रह घूमते हैं। और पृथ्वी से लघु हुआ ग्रह जैसे टूटा हुआ चंद्रमा है। इस प्रकार से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह जो सूर्य और पृथ्वी के चारों तरफ के आसपास जिनकी स्थिति कही गई है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है, छाया ग्रह है, और चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाते हैं। सूर्य चंद्रमा के बीच में इनकी स्थिति शास्त्रों में आती है। तो इस प्रकार राहु और केतु को छोड़ करके जो 7 ग्रह है ये सब पिंडात्मक है। ये इनका स्थूल इनका पिंड है और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और इसी प्रकार सूर्य इन 7 और 2 9 ग्रहों को, इसके अलावा और भी बहुत से ग्रह हैं हमारे शास्त्रों में। इस प्रकार से ग्रह और उपग्रह करके
268 ग्रह उपग्रह कहे गए हैं, जो कि जिनको सूर्य लेकर के अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाता है। और इन ग्रहों की स्थिति और गति के अनुसार ज्योतिष की संरचना हुई है, ज्योतिष का आविष्कार हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक ग्रहों की स्थिति और गति, और दूसरा जब मनुष्य का जन्म हुआ, जन्म का समय। जन्म का समय हम कैसे जानेंगे? मनुष्य, इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं। ये बड़ी मूल बात है कि जब तक हमारे पास किसी भी जातक का, किसी भी प्राणी का जन्म का सही समय नहीं होगा, तब तक हम उसके बारे में सही जो विवेचना है, सही जो उसके बारे में फलादेश है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सही समय क्या है। इसमें बहुत सी भ्रांतियाँ अब धीरे धीरे करके होती है। ये कई बोलते हैं कि जब बच्चा कंसीव हुआ, समागम हुआ, वो समय नोट करना चाहिए, वो सही समय है। कई ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के बीच में, आफ्टर 3 3.5 महीने के बीच में गर्भ में वो जीव का आना होता है। तो कई उसको समय गर्भ कुंडली बनती है, और कई कुछ बहुत सी बातें हैं इसमें, ये वो सो है। लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं है वैज्ञानिक आधार पे भी और अनुभव के आधार पे भी। देखिए, जब तक बच्चा माँ के पेट में है तो माँ का ही एक वो अंग है, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। और आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद मालूम हो, लेकिन ये आश्चर्य होगा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके जो फेफड़े हैं वो बंद होते हैं, फेफड़े काम नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि देखिए, कितनी कृपा है उस परमेश्वर की, नारायणी की, कि गर्भ में अगर बच्चा सांस लेगा तो जो लिक्विड है वो उसके फेफड़ों में जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी वो सांस नहीं लेते हुए भी, फिर भी वो सांस, उसका हृदय चल रहा है और सारे अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये भी कितनी कृपा है उसकी। वो माँ के साथ जो जुड़ा हुआ है अमृता नाड़ी से, उस नाड़ी से ही वो सब कुछ प्राप्त कर रहा है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वो गर्भ से बाहर आता है, बाहर आता है तो धरती के वातावरण से जुड़ता है। उसके बाद जैसे अमृता नाड़ी काटते हैं, काटने के बाद बच्चे को पीठ पर थपथपाते हैं या सिर पर थपथपाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो पहली सांस लेता है तो पृथ्वी के वातावरण से, इस ब्रह्मांड से जुड़ता है, और फिर वो रोता है। उसके रोने की जो आवाज़ है, पहली जो कराई है, पहली जो रोने की आवाज़ है, वही सही समय, वो समय नोट करके उस समय की जो जन्मपत्री बनेगी वो बिल्कुल सही होगी। तो जैसे हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते थे, क्योंकि आवाज़ सुनना, रोने की, वही टाइम नोट करते थे। तो जो जो फर्स्ट ट्राई ऑफ चाइल्ड है वही है। और अब तो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा अनुसंधान हुआ है, और एक ऐसा भी सूत्र है कि जिसे हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का जन्म समय सही है या नहीं है। धीरे धीरे करके इसी प्रकार आगे चल करके ज्योतिष के बारे में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला तो जन्म समय, और फिर उस समय के आकाश में स्थित उन ग्रहों की स्थिति क्या क्या थी, कौन सा ग्रह कौन कौन से उसमें था, पूर्व में कौन सी राशि उदय हो रही थी, ये सब को जान करके फिर हम उसके बारे में आगे उसकी विवेचना, उसका फलादेश हम कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं। हाँ, आजकल थोड़ा लोगों को जल्दीबाजी बहुत है, ज्योतिष करने वालों को भी और दिखाने वालों को भी। जबकि अब तो इतने से अच्छे अच्छे अनुसंधान हुए हैं, एस्ट्रोनॉमी और ट्रिग्नोमेट्री, इसके आधार पे ये सारा का सारा जो गणना है ये होती है। क्योंकि ज्योतिष के दो पार्ट है मूल। एक तो गणना है जो उसका बेस है, जो आधार है। दूसरा फलादेश है। गणना एक वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति 1 2 2 4 इस प्रकार से, तो वैज्ञानिक है। लेकिन जो फलादेश है वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक अपने जो लोग फलादेश करने वाले हैं, उनके अपने अपने
अनुभव के आधार पे, उनके अपने जितना उन्होंने पढ़ा है, लिखा है या सुना है, या जितना उनका अंतर चेतना में कोई है पूर्व जन्म संस्कारों के अनुसार भी, उस प्रकार से वो उतना उतना उस प्रकार से होगा। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पूर्व में अभी मेष राशि उदय हो रही है, तो मेष राशि तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट तक रहती है। इसका मतलब हुआ 90 मिनट 100 मिनट होगा। तो अभी एक उदाहरण के लिए सुबह 10 बजे मेष राशि लगन शुरू होता है और 11:35 तक वो लगन रहता है। एक जातक 10:05 में पैदा होता है और एक जातक 11:30 में पैदा होता है। दोनों के मेष लगन आया। अब देखिए यहाँ क्या है कि जो 10 बजे पैदा हुआ उसका तो मेष लगन की 2-3 डिग्री आएगी, और जो 11:30 में पैदा हुआ उसकी 28-29 डिग्री आएगी। अब 28-29 डिग्री अगर आई है किसी की, तो उसका मतलब है कि मेष की तो उसमें 2-3 डिग्री आई, बाकी तो वृष राशि आ गई पूरी पूरी लगन में, और मेष राशि वाले जिसके 2-3 डिग्री उसका पूरा आ गया। तो पहले हम मोटे तौर पे ही आजकल ज़्यादातर लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसे मेष राशि है वो दोनों का वो उसी तरह से चार्ट बना देंगे वो राशियाँ लगा करके, जबकि इसके बारे में आगे और बहुत सारा अनुसंधान करना जरूरी है। जबकि पहले जो पहला घर है 12 के 12 खाने हमारे हैं, वो कितनी डिग्री के हैं, दूसरा चौथा कितने डिग्री का है, कहाँ से कहाँ तक है, और ग्रहों की स्थिति क्या है, उस अनुसार को जब बिठाया जाएगा तब उसका सही फलादेश निकलेगा। ये भी थोड़ा सा अभी इसमें काम होना बाकी है। काफ़ी काम हो चुका है, हो रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादातर लोगों को इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि सभी लोगों की जो प्रोडिक्शन है, सभी जो लोगों की जो फलादेश है वो एक जैसा नहीं निकलता है। अब ऐसे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है 10 डिग्री का। अब जो 10 बजे जिनका जन्म हुआ है उसका तो क्योंकि 2 डिग्री का लगन है, वो लगन में ही आया, लेकिन जो जिसका 29 डिग्री का लगन है उसका तो 19 डिग्री पीछे रह गया हो, वो तो 12वें घर में ये उसमें पहुंचा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जब तक हम अच्छे तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फलादेश एक जैसा सबका एक बराबर जैसा नहीं आ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी काम हो रहा है। एक बार फिर मैं अपने आप सभी आत्मीय बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप कृपया हमारा त्रिकाल ज्योतिष व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये ज्योतिष और पराविज्ञान और अध्यात्म और साधना संबंधी जो जानकारी है ये बिल्कुल में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस प्रकार जब तक गणना सही नहीं होगी तो फलादेश भी पूर्ण रूप से सही नहीं आ पाएगा। तो मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं, इसलिए सबसे पहले जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सही होगा तो फलादेश भी सही होगा। और इसी तरह से हम आपको ज्योतिष के बारे में भी हमने शुरुआत की है, इससे आगे का विवरण अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। और आप इसके साथ ही आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आपसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी कोई जिज्ञासा है, कोई जानना चाहता है ज्योतिष और पराविज्ञान और या और कोई अध्यात्म के बारे में, साधना के बारे में, तो आप हमारे को हमारे व्हाट्सएप नंबर कृपया नोट कर लें, +91 94 180 81520 94 180 81 520 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं, जान सकते हैं, और हम आपको इसमें कोशिश करेंगे इसमें भी जानने की, ताकि आपको हम जानकारी दे सकें। इसके साथ ही मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं,
आज की इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। और ये हमारा पहला ही एपिसोड था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होना, और आगे और हम इसमें और जो वैज्ञानिक और सटीक जानकारी है हम आपको देने की कोशिश करेंगे जल्दी ही।